Okay, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to continue with the chapter called Torts. एंड हम लोगों ने लास्ट क्लास ये वाला पोर्शन मैंने होमवर्क दिया था कि तुम लोग ये पढ़ लेना. कुछ कॉमन एग्जांपल्स है ऑफ लाइबिलिटीज के. कौन सा लाइबिलिटी? विक्रियस लाइबिलिटी के. विक्रियस लाइबिलिटी के कुछ कॉमन एग्जांपल्स है वो हम लोगों ने आपको होमवर्क दिया था, जो कि प्रिंसिपल एंड एजेंट का. ठीक है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का देखो. प्रिंसिपल एंड एजेंट में ना देखो, ये सारे जो केस लॉ है ना, केस लॉ, इनको याद रखना है. ठीक है, पार्टनर्स में जो केस लॉ है उनको याद रखना है, समझे. मास्टर एंड सर्वेंट में देखो, मास्टर एंड सर्वेंट में कुछ केस लॉ है कि नहीं, देख लेते एक बार. नहीं है. एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में नहीं है. तो जहां कहीं पर तुमको केस लॉ दिख जाए उसको साइड में लिख लेना है याद रखने के लिए. ठीक है, ओके. प्रिंसिपल एंड एजेंट. प्रिंसिपल एंड एजेंट क्वी फेसिट पर एलियन फेसिट पर से, मतलब इसका मतलब होता है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ. ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ. इसको तुम कर लो हाईलाइट. फेसिट पर से इसका मतलब होता है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग फॉर हिमसेल्फ. ही हु एक्ट्स फॉर अनदर इज एक्टिंग फॉर हिमसेल्फ. समझे. इसका अर्थ क्या है सर? इसका अर्थ ये होता है कि कोई फेसिट पर एलियन फेसिट पर से, मतलब प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल एंड एजेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो तुमको पता ही होगा कि प्रिंसिपल जो है वो एजेंट के द्वारा काम करता है. तो अगर प्रिंसिपल एजेंट के द्वारा काम कर रहा है, एजेंट उसका काम कर दे रहा है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर. प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है थ्रू अनदर, थ्रू उसका एजेंट, थ्रू अनदर, थ्रू इसका एजेंट. ठीक है, इज एक्टिंग हिमसेल्फ. इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल अगर एक्ट कर रहा है थ्रू अनदर, थ्रू एजेंट, हम ये मान के चलेंगे कि प्रिंसिपल खुद काम कर रहा है, खुद वो एक्टिंग कर रहा है. क्योंकि बाद में प्रिंसिपल दोष नहीं दे सकता कि नहीं मेरे एजेंट ने किया था, मैंने नहीं किया था. भाई एजेंट तो तुम्हारे लिए काम कर रहा है ना. तो यहां पे समझ में आ रहा है ना विक्रियस लाइबिलिटी की. अगर एजेंट ने कोई गड़बड़ कर दिया तो दोष किसके ऊपर आएगा? प्रिंसिपल के ऊपर. अगर एजेंट ने किसी प्रकार का गड़बड़ कर दिया तो दोष किसके ऊपर आएगा? हमारे प्यारे प्रिंसिपल के ऊपर आएगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको रीड करना है बाकी. ठीक है, इसके अलावा तुमको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, इसको रीड कर लेना है ये वाला पोर्शन. उसके बाद है पार्टनर्स. पार्टनर्स में भी सेम है. फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अ पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, ऑल द अदर पार्टनर्स आर लायबल देयरफॉर टू द सेम एक्सटेंट एज द गिल्टी पार्टनर. ठीक है, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज जॉइंट एंड सेवरल इन हैमलिन वर्सेस हॉस्टन एंड को. ठीक है, ये कंपनी लॉ, ये कंपनी कह रहा हूं मैं, ये केस लॉ जो है ये ही तुमको याद रखना है. पार्टनर का ये होता है कि देखो, पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स हैं. ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर उसने कोई भी काम किया, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब डे टू डे जो बिजनेस चल रहा है उसमें उसने कोई भी ऐसा काम किया जो गलत हो गया, एट द एंड गलत हो गया, तो ये सिर्फ पार्टनर अकेले, ये बंदा अकेले नहीं फंसेगा, ये सारे पार्टनर्स को ले डूबेगा. समझ में आ रहा है? सारे पार्टनर्स जो है ना इक्वली लाइबल रहेंगे. तो पार्टनर्स में भी विक्रियस लाइबिलिटी हो जाता है, इस बात का तुमको ध्यान रखना है. इसके अलावा हम लोग देखेंगे मास्टर एंड सर्वेंट. ये तो है ही. अ मास्टर इज लाइबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय हिज सर्वेंट व्हाइल एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. मतलब जब सर्वेंट एम्प्लॉयमेंट में है तब उसने अगर कोई टॉर्टियस क्राइम किया तो मास्टर लाइबल होगा. The servant of course is also liable. Their liability is joint and several. तो obviously servant तो liable रहेगा, plus jointly master भी liable रहेगा. समझ में आ रहा है ना? In such cases, liability of a person is independent of his own wrongful intention or negligence. Liability is joint as well as several. Joint and several मतलब का मतलब होता है इंडिविजुअली तो उनको पनिशमेंट मिलेगा, जॉइंटली भी मिलेगा. मास्टर को भी पकड़ेंगे, सर्वेंट को तो पकड़ेंगे ही, मास्टर को भी पकड़ेंगे. ऐसा नहीं कि सर्वेंट ने क्राइम किया तो सिर्फ मास्टर को पकड़ के लेकर जाएंगे, नहीं, सर्वेंट को साथ में लेकर जाएंगे. ठीक है, लाइबिलिटी. अच्छा, पॉइंट 1 कहता है लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज ओन रॉन्गफुल इंटेंशन और नेग्लिजियंस. मतलब उसका इंटेंशन हो ना हो, समझ में आ रहा है, वो नेग्लेक्ट हो ना हो. ठीक है, रॉन्गफुल इंटेंशन था नहीं था लेकिन फिर भी
लाइबिलिटी रहेगा किसके ऊपर, इस मास्टर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मास्टर ने तो जानबूझ के नहीं किया, उसकी सर्वेंट ने किया है, लेकिन फिर भी उसको पकड़ेंगे विक्रियस लाइबिलिटी के अंदर, विक्रियस टॉर्ट्स के अंदर। समझ में आ रहा है, टॉर्ट्स अगर हुआ तो विक्रियस लाइबिलिटी के अंदर हमारे मास्टर को भी पकड़ेंगे हम लोग, सर्वेंट को तो पकड़ेंगे ही, क्योंकि यहां पर है जॉइंट प्लस सेवरल, जॉइंट एंड सेवरल, जॉइंट मास्टर सर्वेंट दोनों को, एंड हम लोग सर्वेंट को भी पकड़ेंगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो, a master is liable not only for the act which has been committed by the servant but also for act done by him which are not specifically authorized in the course of his employment. The basis of the rule has been variously stated on the maxim repudiate superior. इसका मतलब क्या होता है, लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल, लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल, और ऑन द मैक्सिम कोएफिशिएंट पर एलियन फिसिट वर्से, ये तो पता है, ही हु डज नॉट एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड टू डू इट हिमसेल्फ। क्यू फेसिट पर एलियन फिसिट पर से, क्यू फेसिट पर एलियन फिसिट पर से, देखो ऊपर क्यू फेसिट पर एलियन फिसिट पर से, याद आ रहा है ना, ठीक है, तो सेम है। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो, मास्टर का अगर कोई पावर ही नहीं है कोई काम करने के लिए, लेकिन वो अपने सर्वेंट से वो काम करवा रहा है, मास्टर कह रहा है सर्वेंट को तू कर ये, हालांकि मास्टर के पास खुद पावर नहीं है ये काम करने के लिए, लेकिन वो सर्वेंट से करवा रहा है वो काम, तो मास्टर को पकड़ेंगे हम लोग। क्या बताओ, मास्टर को। अ मास्टर इज लाइबल नॉट ओनली फॉर द एक्ट ऑफ विच हैज बीन कमिटेड बाय द सर्वेंट बट ऑल्सो फॉर एक्ट डन बाय हिम which are not specifically authorized in the course of his employment. मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर तुमने कुछ काम दिया, ठीक है, किसको, सर्वेंट को, ये है राम, राम ने, शाम उसका सर्वेंट है, ठीक है, तो शाम को कोई अगर काम दिया, फिर शाम ने वो काम गलत किया, टॉर्ट हो गया उसके कारण, तो शाम को तो पकड़ेंगे, राम को भी पकड़ेंगे। पकड़ लो, राम ने कोई काम दिया ही नहीं शाम को, शाम ने मन मर्जी से काम किया, ठीक है, विदाउट एनी ऑथोरिटी दिया ही नहीं, स्पेसिफिकली ऑथराइज नहीं किया गया शाम को कोई भी ऐसा काम करने के लिए, ठीक है, राम ने कोई काम ऐसा बोला ही नहीं है, तब भी हम लोग राम को पकड़ेंगे, क्योंकि भाई तेरे ये सर्वेंट है। और तुम टेंशन मत लो यार, ये सिविल रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल वाले नहीं, मतलब छोटे मोटे रॉन्ग जो कि पब्लिक को नुकसान देता है, पब्लिक को कैसा, किस प्रकार का मेंटल नुकसान हो गया या फिर तुम्हारे मॉनेटरी नुकसान हो गया, ये छोटे मोटे जो चीज़ है ना वो सिविल रॉन्ग में आते हैं, ठीक है। तो तुम मत सोचो कि यार शाम ने मर्डर कर दिया फिर हम लोग राम को पकड़ेंगे, ऐसा नहीं है, वो क्रिमिनल लाइबिलिटी हो जाए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में वो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे टॉर्ट में नहीं आता है वो, समझ में आ रहा है ना। तो ये छोटे मोटे काम, किसी का गमला तोड़ दिया, ठीक है, किसी को मतलब रास्ते में जाने के टाइम किसी के साथ जो है झगड़ा कर लिया, ठीक है, और किसी को झगड़ा करने के टाइम किसी मतलब ऐसा बाइक से जा रहा था, किसी को टक्कर लग गया, तो छोटे मोटे जो चीजें हैं ना ये सारे टॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। फिर द मास्टर इज लाइबल इवन दो द सर्वेंट एक्टेड अगेंस्ट द एक्सप्रेस इंटेंशन, मास्टर फिर भी लाइबल रहेगा अगर सर्वेंट ने उससे परमिशन लिए बिना या फिर उससे ऑथराइजेशन लिए बिना कुछ भी अपने मन मर्जी से कर रहा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज मास्टर्स, ठीक है। सो लॉन्ग एज द सर्वेंट एक्टेड इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब तक वो एम्प्लॉयमेंट में है तब तक अगर उसने कुछ भी किया इस प्रकार से विदाउट द ऑथोरिटी की, मास्टर ने कोई बोला ही नहीं है लेकिन फिर भी हमारा जो ये एम्प्लॉय है वो करने लग गया वो काम, ठीक है, ऑब्वियसली मास्टर के बेनिफिट के लिए कर रहा था, लेकिन मास्टर ने बताया नहीं था कि हाँ तुम करो ये चीज, ठीक है, तो तब भी मास्टर को पकड़ेंगे हम लोग। क्या ये समझ में आ रहा है, ये टॉर्ट में आता है, ठीक है। फिर एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट एन एम्प्लॉयर इज विक्रियसली लाइबल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट कमिटेड in the course of their employment, but he is not liable for the tort of those who are his independent contractors. A servant is a person who is employed by another, the employer, to perform service in connection with the affairs of the employer and over whom the employer has control in the performance of this service. An independent contractor, ये यहाँ पे differentiate कर रहा है servant and independent contractor के ऊपर. An independent contractor is one who works for another but who is not controlled by that other in his conduct in the performance of that work.
These definitions show that a person is a servant when the employer retains the control of the actual performance of work. इतना तुम सबसे पहले समझ लो. दो प्रकार के लोग तुम्हारे लिए काम कर सकते. एक होता है कौन बताओ ना. एक होता है सर्वेंट, जिसके काम के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जितने भी, अब हम लोग सीएस रिलेटेड है तो हम लोग सीएस रिलेटेड बात कर रहे हैं. जितने भी सीएस है उनको अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करेगा तुम्हारे साथ, है ना. अब अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करे, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है कि वो काम किस प्रकार से कर रहा है, उसके काम के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है. तुमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि ये काम होना चाहिए, अब वो जिस भी प्रकार से करे वो उसका मर्जी, सीएस का मर्जी. वो तुम नहीं कह सकते कि तुम इस प्रकार से करो ये चीज, ऐसा नहीं कर सकते. लेकिन सर्वेंट के साथ तुम ये कर सकते हो. तो ये दोनों में डिफरेंस है. सर्वेंट जो है उसके काम के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके काम के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता. ये दो डिफरेंस समझ लेना है, याद रखना, एग्जामिनेशन में पूछेगा. ठीक है. अब देखो, वेयर द एम्प्लॉयर, दोनों देखेंगे. वेयर द एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, और दूसरा वेयर द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर देखेंगे. ठीक है. एम्प्लॉयर लायबल कब रहेगा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एक्ट्स के ऊपर? देखो, द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल merely because an independent contractor commits a tort in the course of his employment. The employer is liable only if he himself is deemed to have committed a tort. This may happen in one of the following three ways. When employer authorizes him to commit a tort, in torts of strict liability, नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. अब तुमको मैं दिखाता हूं चीजें, सुनो अच्छे से, बहुत अच्छे से. ये जो तुमने राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस देखा है ना, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का जो केस देखा है, वहां पे जो हमारा डिफेंडेंट था ना, जिन्होंने ये तुम्हारा रिजर्वर बनाया था, उसने पता है किससे रिजर्वर बनवाया? उसने बनवाया एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से. क्या बनवाया बताओ ना? ये रिजर्वर बनवाया. रिजर्वर टूट गया और किसी और को नुकसान हो गया, जो प्लेंटिफ था उसको नुकसान हो गया, है ना. अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को फिर भी हम लोगों ने नहीं पकड़ा. ठीक है. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हम लोगों ने नहीं पकड़ा. क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर तो उसके काम के ऊपर तो इसका कोई कंट्रोल नहीं था. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने बनवाया इसके ऊपर ये हमारा, क्या बताओ ना, रिजर्वर. ठीक है. तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को का मतलब जो गलती होना चाहिए था, है ना, नियम के हिसाब से. लेकिन तुम सोचो एक चीज, जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने बनवाया रिजर्वर, इसका परमिशन किसने दिया बनवाने के लिए इस जगह पे? एम्प्लॉयर ने दिया. तो व्हेन एम्प्लॉयर ऑथराइज करता है ना हिम को कमिट अ टॉर्ट, अब उसको तो पता नहीं था कि ये टॉर्ट कमिट हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बना तो ना इसके ऊपर बना, है ना. तो इसलिए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हम लोगों ने छोड़ दिया. हम लोगों ने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे किसको बताओ? मालिक को, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया. हम एम्प्लॉयर को पकड़ेंगे. समझ में आ रहा है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अगर आ रहा है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, अब स्ट्रिक्ट टॉर्ट्स में स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी तुमने देखा, उस टाइम पे भी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग नहीं पकड़ेंगे, एम्प्लॉयर को पकड़ेंगे. और तीसरा जो है, देखो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कौन सा सर? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब ये देखो भाई मेरे, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी देखो, ये हम लोगों ने जो देखा है ना, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये इसके बारे में बात हो रहा है. ठीक है. लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एक्सीडेंट, लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल मिस्टेक, विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स. तो ये आप देख सकते हो, समझे? अब तुमको देखना है यहाँ पे क्या बता रहा है सर? यहाँ पे बता रहा है एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल merely बिकॉज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कमिट किया टॉर्ट. एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने टॉर्ट किया. मैं तुमको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ. राइलैंड वर्सेस फ्लेचर समझे? अब पकड़ लो, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, काम वाम खत्म करके रिजर्वर बहुत अच्छे से बनाया, कोई दिक्कत नहीं आया, ये टूटा भी नहीं रिजर्वर. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर काम करके दिन जब खत्म होता है, उसके बाद वो क्या कर रहा है? वो घर जा रहा है. घर जाते जाते क्या किया उसने?
रास्ते पे कोई टॉटियस क्राइम कर दिया, टॉटियस जो है एक्टिविटी कर दिया, टॉटियस एक्ट कर दिया, रॉन्गफुल एक्ट कर दिया, पकड़ लो रास्ते पे, ठीक है। रास्ते पे वो जा रहा था, उसकी भेलपूरी खा रहा था, फिर उसके जो साथ में एक डॉगी था, ठीक है, उस रास्ते पे वो उसके पीछे दौड़ने लग गया, और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, दौड़ते 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 वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस गया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और प्राइवेट प्रॉपर्टी में लिखा था ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, या फिर ट्रेस पासिंग फाइन लगा देगा 10,000 रुपीज। तो ये क्या है, टॉट है, इसके अंदर तो टॉट है ना, हाँ जी, वायोलेशन ऑफ लॉ विदाउट डैमेज है ना, याद आ रहा है, वायोलेशन ऑफ लॉ विदाउट डैमेज याद आ रहा है, राइट। तो ये जो बंदा है ना, ये टॉट क्राइम किया, तो इसके लिए क्या हम लोग, ये राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में, ये जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर रास्ते पे उसने टॉट क्राइम किया, तो इसके लिए क्या हम लोग, बताओ ना, एम्प्लॉयर को पकड़ेंगे क्या, हम लोग क्या एम्प्लॉयर को पकड़ेंगे, बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, बताओ ना, एम्प्लॉयर को पकड़ेंगे, नहीं ना, नहीं ना। तो इसका मतलब ये क्या है, देखो, द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल कि सिर्फ इस वजह से कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कमिट किया, एम्प्लॉयर लायबल तब रहेगा अगर इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल हो रहा है। पहला कंडीशन है ना कि एम्प्लॉयर ने खुद बोला कि तुम ये रिजर्वर बनाओ, उसने बनाया, टूट गया, उसका गलती क्या, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का कोई गलती नहीं है। टॉर्ट में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऊपर में जो देखे वो उसका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर एम्प्लॉयर लाइबल होता है। एंड तीसरा जो है वो है नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर नेग्लिजेंस कर रहा है, तुमको सुपरवाइज करना है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को। अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कोई एक स्टैंड, पकड़ लो यहाँ पे एक स्टैंड है, ठीक है, ये स्टैंड कमजोर बनाया, कमजोर, ठीक है, ये जो एक स्टैंड है ना, ये कमजोर बनाया और टूट गया, जिसके कारण पानी सब निकल गया और कोल माइन में घुस गया। तो ये क्या है, नेग्लिजेंस ऑफ वर्क है, नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पे एक स्क्रू लगा नहीं था, लेकिन सुपरवाइज किसको करना है, तुमको करना है। तुमने क्या दिया, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, तुमको सुपरवाइज करना है कि वो सही प्रकार से जो तुम काम दिए हो वो काम पूरा हुआ है कि नहीं। तुम उसको बताओगे नहीं कि किस प्रकार से काम किया जाता है, लेकिन तुम कम से कम सुपरवाइज तो करोगे कि वो जो काम तुमने दिया है वो सही प्रकार से हुआ है कि नहीं। तो नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नेग्लिजेंस के वजह से किसी भी प्रकार का टॉर्ट घट रहा है, तो तब भी एम्प्लॉयर को पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है, हाँ जी। वेयर ए एम्प्लॉयड बी टू फिट केसमेंट विंडो इनटू सर्टेन प्रीमाइसेस, ये पकड़ लो बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग का ये फ्लोर्स, ठीक है, फ्लोर का एक एक विंडो, ठीक है। टॉप फ्लोर में काम लगवाया ए ने, बी को बोला टॉप फ्लोर में जो ये विंडो है यहां पे तुम ग्लास लगवाओ, ठीक है, चेसमेंट विंडो लगवाओ, इनटू सर्टेन प्रीमाइस। बीस सर्वेंट नेग्लिजेंटली पुट अ टूल ऑन द स्टिल ऑफ द विंडो, मतलब ये विंडो लगाने के टाइम में बी का जो सर्वेंट है ना, बी तो कॉन्ट्रैक्टर है, बी का जो बहुत सारे सर्वेंट्स रहेंगे ना, तो क्या किया, उनमें से एक सर्वेंट ने इस विंडो के ऊपर एक हथौड़ा रख दिया, ठीक है, क्या रखा, हथौड़ा। देखो, 20 सर्वेंट नेग्लिजेंटली पुट अ टूल मतलब कुछ भी टूल हो सकता है, हथौड़ा पकड़ लो, ऑन द स्टिल ऑफ द विंडो के सामने इधर पे, ऑन विच ही वॉज वर्किंग एट द टाइम, वो काम करते करते यहां पे एक हथौड़ा रखा था, ठीक है। द विंड ब्लू द चेसमेंट ओपन एंड द टूल वॉज नॉक्ड ऑफ, ठीक है, हवा दिया, विंडो जो है वो खुल गया था, और यहाँ पे जो टूल रखा था वो ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे आके नीचे गिर गया। नीचे एक बंदा चल रहा था, ठीक है, स्टिल ऑन टू अ पैसर बाई, द एम्प्लॉयर विल वॉज हेल्ड टू बी लायबल, ठीक है। किसी पैसर बाई के माथे पे क्या गिर गया बताओ ना, पैसर बाई के माथे पे क्या गिर गया बताओ ना, हाजी, पैसर बाई के माथे पे क्या गिर गया बताओ, हैमर गिर गया, उसको नुकसान हुआ। अब बताओ यहां पे किसका गलती, बताओ ना किसका गलती। हाँ, एम्प्लॉयर को पकड़ेंगे हम लोग, ए को पकड़ेंगे हम लोग। क्यों सर, क्योंकि बी के जो एम्प्लॉयज थे ना, उसने नेग्लिजेंटली काम किया, बिकॉज द हार्म वॉज कॉज्ड बाय द वर्क ऑन द हाईवे एंड ड्यूटी लाइज अपॉन द एम्प्लॉयर टू अवॉइड हार्म। एम्प्लॉयर को ध्यान में रखना है कि जो भी काम हो रहा है उससे किसी को हार्म ना हो। एम्प्लॉयर को सर्वेलेंस करना है
सुपरवाइज करना है कि तुम जो ये सब कर रहे हो, ये हथौड़ा जो तुमने खिड़की के सामने रखा है इसको अंदर रखो। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से। क्या ये समझे भाई मेरे? हाँ जी, जो मैंने तुमको बताया कि नेग्लिजेंस के वजह से भी, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के जो नेग्लिजेंस है उसके वजह से भी अगर कोई भी किसी प्रकार का क्राइम हो रहा है, सॉरी टॉर्ट हो रहा है, तो आपको किसको पकड़ना है बताओ? आपको पकड़ना है हमारे प्यारे प्यारे एम्प्लॉयर को। अब देखो कि वो सिचुएशन जब एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता फॉर द एक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। An employer is not liable for the tort of an independent contractor if he has taken care in the appointment of the contractor. In Phillips versus Britannia Hygienic Laundry Company, the owner of the lorry was held not liable when a third-party vehicle was damaged in consequence of the negligent repair of his lorry by a garage proprietor. देखो अब तुमको मैं एक चीज समझाता हूँ, ठीक है? बहुत इजी केस लॉ, इसको याद रखना है। फिलिप्स वर्सेस ब्रिटानिया हाइजीनिक लॉन्ड्री कंपनी, ठीक है? अब देखो हुआ क्या इस केस में। हुआ क्या, जो प्लेंटिफ था ना, प्लेंटिफ मतलब कौन? जिसने केस किया, उसने एक अपना लॉरी, लॉरी मतलब कार पकड़ लो, लॉरी तुमको पता ही होगा, ठीक है? एक ट्रैक्टर जैसा होता है लॉरी, तो पकड़ लो, गाड़ी ही पकड़ लो, ठीक है? वो अपना गाड़ी जो है ना, वो अपना 4 व्हीलर जो है गाड़ी लेकर वो आया कहाँ पे बताओ ना? गैरेज पे, ठीक है? गैरेज पे आया, गराज पे आया, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन अपना अपना होता है भाई, गैरेज, गराज। अब देखो जब वो आया ना, इसका जो एक ब्रेक फेल था, पकड़ लो, ठीक है? और वो आया और इस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब बताओ ये जो गराज है इसका जो बंदा काम करेगा वो क्या है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। वो उसको बताएगा, हाँ ये जो लॉरी का मालिक है उसको बताएगा तो इस प्रकार से ठीक कर, नहीं, उसके काम के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है। वो क्या करेगा? बोलेगा भाई सुन, तुम हो एक्सपर्ट, मुझको पता है तुम एक्सपर्ट हो क्योंकि तुमने गराज खोल के बैठे हो, ठीक है? इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, देखो एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल फॉर द टॉर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इफ ही हैज टेकन केयर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। मैंने तुमको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, छोटी छोटी चीजों पे कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई मेरे, टेंशन मत लो। ये हर कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा होता है ऐसा नहीं होता, ठीक है? तुम सिर्फ इतना समझो कि लॉरी जो है वो गराज में लेकर गया, ब्रेक फेल था, उसने बोला कि भाई तुम्हारा गराज है, तुम हो क्या बताओ? एकदम कैपेबल इंसान, किसके लिए? ब्रेक बनाने के लिए। तुम बनाओ मेरा ब्रेक। वो बनाने के बाद इवनिंग पे उसको डिलीवरी दे दिया, वो लेकर रास्ते पे जा रहा था, अचानक रास्ते पे जाने के टाइम में उसने फिर से ब्रेक दबाया और देखा कि ब्रेक नहीं लग रहा है, फिर किसी तीसरे थर्ड कार में जाके उसने ठोक दिया। अब बताओ दोष किसका है, मतलब गलती किसका है? किसको लायबल पकड़ेंगे? एम्प्लॉयर को? नहीं, हम लोग इस गराज वाले को लायबल पकड़ेंगे क्योंकि मैंने तेरे गराज में लेकर आए थे, मेरे पूरा ध्यान रखा है कि तेरे अपॉइंटमेंट का, ठीक है? मैंने पूरा ध्यान रखा है तेरे अपॉइंटमेंट का। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब तुम पूछोगे सर फिर ये जो हम जो यहाँ पे जो विंडो जो है बना रहे थे ना, विंडो जो बना रहे थे वहां पर भी तो मैंने ध्यान रखा था कि बहुत अच्छे इंसान आ रहे थे, ऊपर से हथौड़ा गिर गया, ये मेरा क्या गलती? एम्प्लॉयर का क्या गलती? अब मैं तुमको बताऊंगा, ये जो प्रीमाइस जिस जगह पे वो काम करे उसका खुद का घर है, ठीक है? उसका खुद का घर है, उसका खुद का प्रीमाइस है। तुम लोग को बुला के तुम्हारे घर पे काम करवा रहे हो तो किसका जिम्मेदारी है सर्विलेंस का? तुम्हारा। और यहाँ पे तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि ये गराज में लेकर आए, तुम इसका है, ये वो प्लेस ऑफ वर्क है ना, वो करेगा, ठीक? समझे? यहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई आदमी पिट भी जाए तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? किसी के मुंह पे हथौड़ा लग गया तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम वहां पर लेकर आए काम देने के लिए उसको, तुम्हारा काम जो उसने ठीक से नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ेंगे। Where employer is not liable for the act of an independent contractor. Independent contractor, क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट एंड एम्प्लॉइज। लाइबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ servant and employees. Liability for the act of servant/employees. An employer is liable whenever his servant commits a tort in the course of his employment. An act is deemed to be done in the course of the employment if it is either a wrongful act authorized by the employer
or a wrongful and unauthorized mode of doing some act authorized by the employer. देखो liability for the act of servant and employees. Employer कब है liable? Whenever his servant commits a tort. जब भी servant tort करे liable होगा. In the course of employment, याद रखना, एम्प्लॉयमेंट के दौरान. ऐसा नहीं कि 10 साल पहले तुम मेरे इधर काम करते थे, अब 10 साल बाद तुम टॉर्ट करो, मेरे को पकड़ेगा पुलिस. ऐसा नहीं है. An act is deemed to be done in the course of the employment if it is either a wrongful act authorized by the employer, a wrongful and unauthorized mode of doing some act authorized by the employer. अब ये दोनों बहुत अलग चीज है, तुमको समझना है. यहाँ पे तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा, यहाँ पे तुम ग्रेजुएट हो जाओगे. किस चीज पे ग्रेजुएट होंगे सर? यहाँ पे तुम ग्रेजुएट हो जाओगे इंटरप्रिटेशन पे. इंटरप्रिटेशन तुम्हारा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा. ये दो लाइन पे देखो सर, इतना अच्छा है क्या? हाँ देखो, बोला जा रहा है कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर कोई टॉर्ट करता है, ठीक है, टॉर्ट करता है तो एम्प्लॉयर लायबल रहेगा. एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन ये होना चाहिए, नंबर 1, इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इफ इट इज ईदर, उसने अगर रॉन्गफुल एक्ट किया जो कि ऑथराइज किया गया है बाय द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर ने ऑथराइज किया, ये तो सिंपल है, समझ चुके तुम. एम्प्लॉयर ने ऑथराइज किया, उसने रॉन्गफुल एक्ट किया, तो एम्प्लॉयर को भी पकड़ेंगे. अब नेक्स्ट वाला देखो, अ रॉन्गफुल एंड अनऑथराइज्ड मोड ऑफ डूइंग सम एक्ट. मतलब अनऑथराइज मतलब एम्प्लॉयर ने अनऑथराइजेशन नहीं दिया, ऑथराइज्ड नहीं है एम्प्लॉई, सर्वेंट ऑथराइज्ड नहीं है, एम्प्लॉयर ने ऑथराइजेशन नहीं दिया, रॉन्गफुल काम किया. मोड ऑफ डूइंग सम एक्ट ऑथराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर. अब इसका मतलब क्या होता है सर, ऑथराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर? हाँ बताओ ना. वो जिस मोड में काम किया ना, वो जिस मोड में काम किया वो अनऑथराइज्ड है, लेकिन काम करने के लिए बोला था. समझे? एम्प्लॉयर ने बोला था ये काम करो, ऑथराइजेशन दिया था काम करने के लिए, लेकिन जिस मोड में, जिस तरीके से उसने काम किया वो ऑथराइजेशन नहीं दिया था. अब मैं पकड़ लो, मैं तुमको एक चीज बताता हूं. मैंने मेरे एम्प्लॉई मतलब मेरे सर्वेंट को अगर मैंने बोला जाके पास वाले दुकान से, पान शॉप से 10 बादाम का पैकेट लेकर आ, ठीक है, बादाम पकोड़ा का जो पैकेट मिलता है वो लेकर आ, ठीक है. मैंने उसको क्या दिया? ऑथराइजेशन दिया एक काम करने के लिए, ठीक है. वो गया वहां पे. जाने के बाद उसने क्या किया? पान वाले को बोला कि बादाम का 10 पैकेट दे दो. पान वाला बोल रहा है कि भाई 10 पैकेट तो मेरे पास नहीं है, सिर्फ 5 ही है. तो मेरे एम्प्लॉई ने क्या किया पता है? मेरे सर्वेंट ने क्या किया? उसको 4 चमाट लगा दिया. बोला कहीं से भी लेकर आ, कहीं से भी लेकर आ, ठीक है. 4 चमाट लग गया, हो गया टॉर्ट. अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर? एम्प्लॉयर के ऊपर. क्या एम्प्लॉयर ने बोला था 4 चमाट लगाने के लिए? नहीं. मोड ऑफ डूइंग जो किस प्रकार से लेकर आना है वो बताया था एम्प्लॉयर ने, इस प्रकार से अगर नहीं मिले तो 4 चमाट लगा देना. नहीं, तो फिर भी किसका गलती होगा? एम्प्लॉयर का. एम्प्लॉय को तो पकड़ेंगे ही, सर्वेंट को तो पकड़ेंगे ही, एम्प्लॉयर को भी पकड़ेंगे. बोलेंगे तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए ये बंदा, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, इस बंदे को ऐसे कैसे एम्प्लॉय कर सकते हो. समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है. ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे. फिर देखो ये हो चुका है, ठीक है, ये और करने की जरूरत नहीं. ये सारा तुम रीड कर सकते हो, थोड़ा बहुत केस लॉ है, रीड कर लेना. कोई दिक्कत हो तो नंबर तुमको पता है, मैसेज कर देना सीधा सीधा कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बता दो, मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना. फिर है विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, पोजीशन ऑफ इंग्लैंड, पोजीशन ऑफ इंडिया, ठीक है. उसके बाद जो तुमको देखना है, रोल ऑफ द स्टेट इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, की स्टेट का क्या रोल रहता है. सिंपल एक भाषा में, सीधी भाषा में समझाऊंगा, उतना ही तुमको याद रखना है, उसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है. कुछ केस लॉज है यहां पर जो हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है, ठीक है. अच्छा, जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स, इसका मैंने ना रील बना के रखा है. कहां पे? इंस्टाग्राम पे, चेकआउट कर लेना है. अच्छा, सीधी बात है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और सिर्फ 15-20 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. देखो यहां पर जो है विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट के बारे में हम लोग बात करें. क्या बताओ ना, विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये सब छोड़ो, ये सब तुमको रीड कर लेना एक बार.
ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुमको जो रीड करना है वो है ये, विकरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, रोल ऑफ द स्टेट इन द लॉ ऑफ टॉर्ट। देखो सिंपल भाषा में समझो, स्टेट क्या क्या, स्टेट क्या है? स्टेट है गवर्नमेंट, स्टेट है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई ने कुछ भी काम कर दिया जो टॉर्ट वाला काम है, तो इसमें दो कंडीशन निकलेगा, क्या वो काम सॉवरियन फंक्शन के लिए था या फिर नॉन सॉवरियन फंक्शन के लिए था। अगर सॉवरियन फंक्शन के लिए था तो तुम केस नहीं कर सकते एम्प्लॉई के ऊपर या फिर गवर्नमेंट के ऊपर, सॉवरियन फंक्शन के लिए अगर हुआ तो। और अगर नॉन सॉवरियन फंक्शन के लिए है तब जाके तुम एम्प्लॉय को केस कर सकते हो, तुम्हारे एम्प्लॉय के जो गवर्नमेंट है उसको केस कर सकते हो कंपेंसेशन के लिए। इतना समझ में आ रहा है, सॉवरियन एंड नॉन सॉवरियन। अब ये तुमको क्लियर हो चुका है। अब तुमको देखना है नीचे, तुमको देखना है कि सॉवरियन नॉन सॉवरियन का मतलब क्या है। नीचे देकर रखे डिस्टिंक्शन बिटवीन sovereign and non-sovereign functions. This distinction between sovereign non-sovereign functions was considered at some length in N. Nagendra Rao versus State of AP. अब देखो, all the earlier Indian judicial decisions on the subject were referred to the court the following legal principles in its judgment. ये सब छोड़ो, ये देखो, in the modern sense, the distinction between sovereign or non-sovereign power thus does not exist. It all depends on the nature of the power and manner of its exercise. Legislative supremacy under the Constitution arises out of constitutional provisions. Constitution power देता है, तब जाके legislature को power मिलता है. The legislature is free to legislate on topics and subjects carved out for it. Similarly, the executive is free to implement and administer the law. Simple चीज है, देखो, एक होता है लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। दोनों पावर कहाँ से मिलता है इनको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है लेजिस्लेचर को, जो हमारे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट्स है, उनको पावर देते हैं तुम लॉ बनाओ अपने हिसाब से, जो तुमको सही लगे, जिस प्रकार से तुमको सही लगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाने, लेकिन लॉ बनाने का पावर मैं तुमको देता हूँ। तो वो अपने हिसाब से लॉ को बनाते हैं, कार्व करते हैं, ठीक है। कार्व मतलब वही बनाना। एग्जीक्यूटिव का भी वही होता है कि वो लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम करता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब वो किस हिसाब से इंप्लीमेंट करेगा वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर है। अब टॉर्ट हो रहा है कि नहीं, सॉवरियन फंक्शन के लिए है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है कि काम किस प्रकार से किया गया है। अब ये सॉवरियन और नॉन सॉवरियन फिर से सर कंफ्यूजन लग रहा है, टेंशन ना लो, सब समझाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा एक बार देख लो यहाँ पे। A law made by the legislative may be bad or may be ultra vires, but since it is an exercise of the legislative power, a person affected by it may challenge its validity, but he cannot approach to a court of law for negligence in making the law. लॉ बनाने का पावर है लेजिस्लेटिव बॉडी के पास। अब लॉ गुड भी बना सकता है, बैड भी बना सकता है। अगर बैड बने तो वो तो कोई भी इंडिया का नागरिक जो है ना, वो चैलेंज कर सकता है, कोर्ट में कर सकता है कि जो तुमने लॉ बनाया उससे मैं अफेक्टेड हूं। अ पर्सन अफेक्टेड बाय इट मे चैलेंज इट्स वैलिडिटी, कि ये लॉ वैलिड कैसे है आप बताओ। ये लॉ जो बैड लॉ, इसके अकॉर्डिंग, सिटीजन के अकॉर्डिंग ये लॉ है बैड लॉ, ठीक है, बैड लॉ। तो ये बैड लॉ वैलिड कैसे है वो हमको समझाओ, वो कोर्ट में बोल सकता है। लेकिन ये सिटीजन ये नहीं बोल सकता कोर्ट में कि ये जो लेजिस्लेटिव बॉडी ने लॉ बनाया, लॉ बनाने में लेजिस्लेटिव बॉडी को गलती किया, लॉ बनाने में, ठीक है, नेग्लिजेंस थे लेजिस्लेटिव बॉडी। समझ में आ रहा है? पार्लियामेंट नेग्लिजेंट था, इस प्रकार से ब्लेम नहीं लगा सकते। तुम पूछ सकते हो कि लॉ जो बना कौन से बेसिस पे बना, वैलिड कैसे है ये बताओ, ये पूछ सकते हो। तुम दोष नहीं दे सकते गवर्नमेंट को। समझ में आ रहा है? Nor can the government in exercise of its executive action be sued for its decision of political or policy matters, ठीक है, in the public's interest, that for act performed by the state either in its legislative or executive capacity. It should not be answerable in tort. That would be illogical and impractical. It would be in conflict with even modern notion of sovereignty. सिंपल भाषा में समझाता हूं, देखो। अब ये तो लेजिस्लेटिव बॉडी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, किसके बारे में देख रहे हैं? लेजिस्लेटिव बॉडी। अब जो हम लोग यहाँ पे बात करें सॉवरेन नॉन सॉवरेन एक्शंस के बारे में, ये एक्शंस लेता कौन है?
ये लेता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एक्शंस लेता है। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी एक्शन लेने के टाइम पे ना, वो एक्शन लेने के टाइम कुछ एक्शन हो सकता है कि तुम्हारे अगेंस्ट में हो, और या फिर तुम्हारे हित में हो, तुम्हारे एडवांटेज में हो, या तुम्हारे अगेंस्ट में हो, दो भी हो सकता है। किसी सिटीजन को लगेगा यार ये तो मेरा एडवांटेज हो गया, किसी सिटीजन को लगेगा यार ये तो मेरे अगेंस्ट में हो गया। जैसे मैं तुमको एक सिंपल चीज समझाता हूं, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है। कोई भी लॉ निकलेगा, कुछ पार्टीज रहेंगे कि सपोर्ट करेंगे, कुछ पार्टीज रहेंगे सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे जितना भी अच्छा लॉ हो जाए। तो अपने को इतना नहीं ध्यान रखना कि किसका कितना अच्छा, तुमको मेजॉरिटी लोग जो है उनके बेनिफिट के लिए सोचना होता है। अब यहाँ पे मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, इन जनरल, ठीक है। मेजॉरिटी जो लोग है, अगर 100 लोग है, 100 लोग में से अगर 90 लोग का भला हो किसी भी लॉ को बनाने में, तो वो तुमको सोचना है। समझ में आ रहा है? अब देखो, वो तुमको सोचना है, ठीक है, लॉ बनाने में। अब किसी के अगेंस्ट में हुआ, किसी के एडवांटेज में हुआ, ठीक है, इससे तुम एग्जीक्यूटिव बॉडी को ना ब्लेम नहीं कर सकते। तुम उसमें टॉर्ट का केस फाइल नहीं कर सकते कि यार एग्जीक्यूटिव बॉडी ने ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी ने ऐसा कैसे कर दिया, यार मेरे साथ गलत हो गया, टॉर्ट हो गया, मेरे साथ टॉर्ट हो गया, ऐसे तुम नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटिव बॉडी इज नॉट लाइबल टू रिप्लाई ऑन ऑल दिस टॉटियस थिंग। समझ में आ रहा है? अब देखो, इसके ऊपर भी सवाल उठता है, तो फिर सॉवरेन नॉन सॉवरेन फंक्शन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन फंक्शन मतलब ये होता है कि तुम कंट्री के हित के लिए, पब्लिक के हित के लिए तुम काम कर रहे हो। तुम जो भी काम कर रहे हो ना, ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में तुमने ये लॉ बनाया या फिर एग्जीक्यूट किया, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में, पकड़ लो कहीं पे दंगा हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है बताओ ना, दंगा हो रहा है, ठीक है, तो पब्लिक को बचाने के लिए तुम क्या करोगे? लाठी चार्ज करोगे। लाठी चार्ज में किसी का सर फूटेगा, किसी का पैर टूट जाएगा, ऐसा तो होगा ना किसी को तो डैमेज होगा, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन को फायदा होगा, राइट, कि ये दंगा रुक जाए, है ना, आग ना जले, दुकान ना जले, इधर उधर ना जल जाए, इस बस ना जले। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ओवरऑल पॉपुलेशन का भला होगा, लेकिन कुछ ना कुछ पॉपुलेशन को तो मार भी पड़ने वाला है, राइट। तो इससे तुम अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी को तुम कंप्लेन नहीं कर सकते कि यार मेरे को मार भी रहा है, मेरे को मारा है, मैं अननेसेसरी वहां पे मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे को अननेसेसरी पीटा है इन लोगों ने, ऐसा करके तुम नहीं बोल सकते। वहां पे दंगा हो रहा था, तुम वहां पे प्रेजेंट थे और दंगा रोकने के लिए हम लोग गए थे, अब तुमको थोड़ा मार गिरा है तो गिरा है, इससे कुछ नहीं हो सकता। अगर अगर इन छोटे मोटे चीजों के ऊपर भी उंगली उठ जाए ना, तो एक कंट्री का जो सॉवरेनिटी है ना वो खत्म हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए अगर कुछ हो रहा है, तब जाके तुम गवर्नमेंट को गाली नहीं दे सकते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट तुम जो है केस फाइल नहीं कर सकते। लेकिन स्पेसिफिकली कुछ नॉन सॉवरेन फंक्शंस के, कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं था, नॉन सॉवरेन फंक्शन था, कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तुम्हारे साथ गलत कर दिया, ठीक है, तुम्हारे साथ गलत कर दिया, कोई पुलिस ऑफिसर ही पकड़ लो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, ठीक है, और ये पब्लिक के भलाई के लिए, उसके सेल्फ बेनिफिट के लिए, वो मेरे से घूस ले रहा था, मैंने नहीं दे रहा था, तो ये सब चीजें नॉन सॉवरेन फंक्शंस। तो तब तुम केस कर सकते हो पुलिस के ऊपर, पुलिस स्टेशन के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर तुम केस कर सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ, बताओ ना। समझे? समझ में आ रहा है? देखो, और इसको ना जितना तुम ज्यादा इसको पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा ये क्लियर होगा। तो रीड वाला सेक्शन है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। One of the tests to determine if the legislative or executive function is sovereign in nature or not, sovereign देश के भलाई के लिए है कि नहीं, टेस्ट कैसे करेंगे, is whether the state is answerable for such action in court of law. For instance, acts such as defense of the country, raising the armed forces and maintaining it, makes peace or war, foreign affairs, power to acquire, retain territory, are functions which are indicative of external sovereignty and are political in nature. Therefore, they are not amendable to jurisdiction of ordinary civil code. No suit under civil procedure code would lie in respect to it. The state is immune from being sued as the jurisdiction of the court in such matter is implicitly bad.
समझाओ सर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो किसी भी, देखो डिफेंस कोई भी ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है, सिर्फ यही है वो नहीं है, ये एक प्रकार का सिर्फ एग्जाम्पल समझो कि कोई भी कंट्री अपने डिफेंस में अपने आर्म्ड फोर्सेस को अगर बोल दे कि जा उस टेरिटरी को जाकर तुमको कैप्चर करना है, उस टेरिटरी को जाके तुमको क्या करना है, डिफेंड करना है, तुमको पीस मेंटेन करना है। पीस मेंटेन के लिए तुमको क्या लगता है, गांधी जी का रूल फॉलो होगा कि एक गाल में थप्पड़ मारो दूसरा गाल आगे कर दो? ऐसा नहीं होता। पीस मेंटेन करोगे तो दबा के पीटो। समझ में आ रहा है? उसके बाद वॉर के सिनेरियो में, फॉरेन अफेयर्स के सिनेरियो में, इन सारे सिनेरियो में ना ये बड़े बड़े सिनेरियोज होते हैं जहां पे तुम अपने कंट्री को डिफेंड करो। किसी को चोट आएगा, किसी को थप्पड़ लगेगा, किसी को पैर टूटेगा, किसी को ना किसी को हार्म होगा, तो वहां पे तुम टॉर्ट लाइबल सिविल कोर्ट में तुम ये सारे चीज जो है ना केस फाइल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया। समझ में आ रहा है? समझे? हाँ जी, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब टॉर्ट जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसके अंदर आता है ना, सिविल मैटर है, ध्यान रखना है। द कोर्ट प्रोसीड फर्दर एज अंडर, बट देयर इज एन इम्यूनिटी एंड्स, but there the immunity ends. No civilized system can permit an executive to play with the people of its country. यहाँ पे गवर्नमेंट का इम्यूनिटी खत्म होता है। कहाँ पे? कि कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उसका हक नहीं है कि उसके कंट्री के पीपल के साथ, उसके कंट्री के पीपल के साथ वो लोग खेले, उसके कंट्री के पीपल के साथ वो लोग खेले, उसके कंट्री के पीपल के साथ वो लोग खेले, ठीक है। And claim that it is entitled to act in any manner as a sovereign. The concept of public interest has changed with structural change in the society. No legal political system today can place the state above the law, as it is unjust and unfair for the citizen to be deprived of his property illegally by negligent act or officers of the state without any remedy. Officers of the state के जो officers है वो बहुत बार जो है ना unnecessary चीज़ें करते हैं, ठीक है, अननेसेसरी चीजें करते। तो यहाँ पर सिर्फ ज्ञान दिया जा रहा है कि देखो सब कुछ जो है तुम्हारा एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में। तुम सिर्फ ये नहीं बोल सकते, तुम कुछ भी करके तुम ये नहीं बोल सकते सॉवरेन एक्ट है, सॉवरेन एक्ट है, सॉवरेन एक्ट है, ठीक है। आज का जो डेट है ना वो ऐसा डेट है कि कंट्री का जो पीपल है उसको ऊपर रखना चाहिए। तो एग्जामिनेशन में इतना ज्यादा पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे। एग्जामिनेशन में पूछेंगे कि स्टेट कब लायबल होता है, तुमको लिखना है जब नॉन सॉवरेन एक्ट करेगा स्टेट तो लायबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना तुमको लिखना होता है, वो फिर तुम बना के लिख सकते हो आराम से, ठीक है। अच्छा, इसको जो है ना ये जो लाइन है मैं ये ढूंढ रहा हूं, ये फटाफट तुमको दिखा देता हूं तो तुम्हारा ये पूरा हो जाएगा। अब देखो ना ये वाला पोर्शन तुमको लिख लेना है, कहीं पे लिख लो ये वाला कुछ जो तुमको एग्जामिनेशन में लिखना है, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो तुम, मैं तुमको दिखाता हूं। विक्रेस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट जो है ना यहां पे लिख लो, यहां पे तुम ऐसे करके लिख लो, मैं बता रहा हूं फटाफट। अच्छा, कंसेप्ट समझ में आया ना? सॉवरियन फंक्शन है तो हमारा जो गवर्नमेंट है ना वो इम्यूनिटी मांग लेगा। वो क्या मांगेगा? इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी मांग लेगा। किससे इम्यूनिटी मांगेगा बताओ ना? कोर्ट से। तो इम्यून हो जाएगा, ये जो हमारा गवर्नमेंट है ना ये हो जाएगा इम्यून, इसको कोई टच नहीं कर सकता, इम्यून हो जाएगा वो सॉवरियन फंक्शन, ठीक है। और अगर सॉवरियन फंक्शन ना हो, अगर नॉन सॉवरियन फंक्शन हो तो गवर्नमेंट बच नहीं सकता। तो गवर्नमेंट जो है ना वो एस्केप नहीं कर सकता, वो बच नहीं सकता, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट क्या, ही समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट लाइबल हो जाएगा। तो ये लिख लो फटाफट। When a case of government liability in tort comes before the court, the question is whether the particular government activity which gave rise to the tort was the sovereign function or non-sovereign function. If it is a sovereign function, it could claim immunity. ठीक है, it could claim immunity from the tortious liability. otherwise not लिख सकते हो, या फिर if it is a non-sovereign function then the government cannot claim immunity, इस प्रकार से लिख सकते हो, या फिर शॉर्टकट में लिख सकते हो immunity from the tortious liability, otherwise not, simple चीज। Generally the activities of commercial nature or those which can be
carried out by the private individuals are termed as non-sovereign functions. मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है ना, प्राइवेट जैसे कि गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर, वो सारे जो है काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का काम, ये गवर्नमेंट ऊपर से ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन ये इंडिविजुअली काम कर रही है, तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ही है। पुलिस ऑफिसर ने कुछ गलत कर दिया तुम्हारे साथ, अब वो नहीं कह सकते कि सॉवरियन एक्ट के लिए मैंने किया, सॉवरियन एक्ट के लिए मैंने किया, सॉवरियन, समझ में आ रहा है। कोर्ट बोलेगा भैया तुम ऑफिसर हो, तुम इंडिविजुअल काम कर रहे थे इस चीज के ऊपर, और तुमने ये जो क्राइम किया, ये टॉर्टियस क्राइम है, सीधे सीधे बात। तो ठीक है, ये लास्ट लाइन निकलो। जनरली, अब तुमको डिफरेंस अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये लाइन तुमको हेल्प करेगा। जनरली द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल नेचर और दोस विच कैन बी कैरिड आउट बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर टर्म्ड एज नॉन सॉवरियन फंक्शन। इतना तुमको लिख लेना है, विक्रियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट जो है खत्म। ठीक है, समझ में आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। केस लॉ सारे जो है ना एक बार रीड कर लेना है, अलग अलग केस। कुछ भी समझ में नहीं आया तो कहाँ पे मैसेज करना है, ये यहाँ पे भाई मेरे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टॉट और रॉन्ग ऑफ पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम, ये करेंगे हम। अब जो हम लोग करेंगे वो है टॉट और रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी। टॉट और रॉन्ग टू बताओ ना, टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम, टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जामिनेशन में 1000% आ सकता है तुम्हारा एग्जामिनेशन में इस बार के, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। An action for damages lies in the following kinds of torts, which are styled as injurious to person or individual. अब देखो, पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम के ऊपर जो है ना कुछ टॉट हो सकते हैं। पहला टॉट है बैटरी। पहला टॉट है बैटरी। सर बैटरी मतलब सर पेंसिल बैटरी नहीं, सर ट्रिपल ए बैटरी नहीं। बैटरी का अलग मीनिंग होता है, असल्ट का अलग मीनिंग होता है, बॉडीली हार्म का अलग मीनिंग होता है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है, नर्वस शॉक मिलता है, डिफेमेशन होता है, नेग्लिजेंस होता है। ये सारा आ जाता है पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम के ऊपर टॉट वाले रॉन्ग। किसी की बंदे के ऊपर अगर इनमें से कुछ भी तुम कर रहे हो तो उसके पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम के ऊपर तुम कर रहे हो टॉट वाला रॉन्ग, टॉट वाला रॉन्ग। इसका मतलब समझाओ सर। बैटरी का मतलब पता है क्या है? बैटरी का मतलब किसी को एक उंगली लगा करना, तुमने किसी को एक उंगली लगाकर अगर तुमने टच कर दिया और उसको धक्का मारा, बन जाएगा बैटरी, बन जाएगा बैटरी, बन जाएगा बैटरी। लिख लो फटाफट, मैं जितना लिखाऊंगा उतना लिखो, उतना ही एग्जामिनेशन में पढ़ के जाना है, उतना ही एग्जामिनेशन में लिखना है और थोड़ा बना के लिख देना है। ठीक है, एग्जामिनेशन पहले लाइन में यही लिखना है। एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, लिखो फटाफट, बैटरी में लिखो एनी डायरेक्ट, यहां पे लिख लो, आराम से लिखो, या तो यहां से शुरू कर सकते हो। एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पर्सन ऑफ अनदर इंडिविजुअल विदाउट हिज कंसेंट, उसके कंसेंट के बिना, विदाउट हिज कंसेंट और लॉफुल जस्टिफिकेशन। लॉफुल तुम जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हो कि तुमने इसको धक्का क्यों दिया। ठीक है, जस्टिफाई नहीं कर पा, और तुम अगर बोलोगे अच्छा ये गाड़ी आ रहा था तुमको बचाने के लिए मैंने धक्का दिया, इसका मतलब होता है लॉफुल जस्टिफिकेशन देना। तो ठीक है, ये तो बैटरी नहीं है, तुम तो मुझको धक्का दे रहे थे मुझको बचाने के लिए, लॉफुल जस्टिफिकेशन है, लेकिन तुम्हारे पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन है ही नहीं, तो वो बन जाएगा बैटरी। ठीक है, फिर से देखो, एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पर्सन ऑफ अनदर इंडिविजुअल विदाउट हिज कंसेंट और लॉफुल जस्टिफिकेशन, ठीक है, is a wrong or battery, is a wrong of battery, is a wrong of battery, is a wrong of battery। लिखा, फिर लिखो टू कंस्टिट्यूट अ टॉट ऑफ बैटरी, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, 2 प्रकार के स्पेशल इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे अगर तुम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि बैटरी हुआ कि नहीं हुआ। 2 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स देखो, पहला इंग्रेडिएंट है यूज ऑफ फोर्स। क्या? यूज ऑफ फोर्स, यूज ऑफ फोर्स। दूसरा क्या है? विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, विदाउट
यूज ऑफ फोर्स, एंड नेक्स्ट है विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? हो गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने सर ये जो उंगली से टच कर देना है सर, ये क्या सर आपने बना के बोला है क्या सर? ये उंगली से टच कर देने से भी क्या थोड़ी सर बैटरी होता है क्या? लिखो नेक्स्ट लाइन, लिखो, मैं तुमको बताता हूँ। नेक्स्ट लाइन लिखो फटाफट। इवन दो द फोर्स यूज्ड इज वेरी ट्रिवियल, वेरी ट्रिवियल मतलब बहुत कम, उंगली से धक्का दिया, ठीक है। इवन दो द फोर्स यूज्ड इज वेरी ट्रिवियल एंड डज नॉट कॉज एनी हार्म, कोई हार्म तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा उंगली से धक्का दिए, हार्म तो नहीं हो रहा है, ठीक है। द रॉन्ग इज कमिटेड, रॉन्ग तो हुआ है भाई, बैटरी तो हुआ है। 10 इवन अ टच, इवन टू टच अ पर्सन इन एंगर और विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन इज बैटरी, इज बैटरी। समझे? समझ में आ रहा है क्या? ये बोलना समझ में आ रहा है क्या? अब ना ये जो तुम कोचिंग में जब तुम आओगे हमारे यहाँ पे, तब जब तुम लाइन बनाओगे, लंबा सा लाइन बनेगा, वहां पे एक दूसरे से जो धक्का धुक्की होगा ना, थोड़ा बहुत है ना, टच होगा, ये होगा वो होगा, फिर तुम पुलिस स्टेशन मत चले जाओ कि सर यहाँ पे ऐसा हुआ है मेरे साथ, लाइन पे लगे थे, कोचिंग वाले लाइन पे लगे थे सर, धक्का हो गया सर, धक्का मार दिया किसी ने पीछे से सर, बैटरी हो गया सर मेरे साथ। समझे? नॉर्मली लॉफुली तुम जा सकते हो, लॉफुली तुम जा सकते हो, लेकिन वो देखो ये जस्टिफाइबल भी नहीं है। क्यों जस्टिफाइबल नहीं? मतलब तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि तुम लाइन में खड़े थे, ये एक लाइन था, थोड़ा बहुत धक्का मुक्की लग जाता है, ज़्यादा कुछ मतलब उंगली से किसी ने टच कर दिया तुमको लाइन में खड़े होने के टाइम में, तो क्या ये बैटरी हो गया? नहीं। तो ये समझ में आ रहा है ना, लेकिन टॉर्ट के अंदर ये है बैटरी। पकड़ लो प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, तुम कहीं भी ऑफिस में जा रहे थे, तुम लड़की हो और किसी लड़के ने तुमको ऐसे शोल्डर में ना उंगली से ऐसे टच किया, टच करके पुश किया, ठीक है। तो भाई किससे पूछ के तुमने किया है? हो गया बैटरी, तुम सीधा जा सकते हो पुलिस स्टेशन के पास, पुलिस में जा सकते हो ना, एफआईआर कर सकते हो कि सर मेरे साथ बैटरी हुआ है। हाँ ये हो सकता है भाई, मेरे टेंशन मत लो। तुम सोच रहे होगे कि कितना ही हो जाने से मैं पुलिस स्टेशन जा सकता हूँ, थोड़ा भी हो जाने से, ट्रिवियल जितना भी ट्रिवियल हो, जितना भी कम हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम जा सकते हो। असल्ट का मतलब लिख लो फटाफट, मार डालने का धमकी। यहाँ पे लिखो मार डालने का धमकी, मार डालने का धमकी। सर लिखना नहीं आता सर हिंदी में, लिखवा दो सर। मार फिर डालने, सर हिंदी में हिंदी है देखो, डालने का धमकी, इसको कहा जाता है इंग्लिश, मार डालने का धमकी, असल्ट। समझे? अब बॉडीली हार्म पे लिखो, बॉडीली हार्म मतलब बताओ। हाँ जी, फिजिकल हार्म टू प्लेंटिफ लिखो, फिजिकल हार्म टू प्लेंटिफ, ठीक है, फिजिकल हार्म टू प्लेंटिफ, फिजिकल हार्म टू प्लेंटिफ, ठीक है, ये लिख लो बॉडीली हार्म में, फिजिकल हार्म टू प्लेंटिफ लिखे। हाँ जी, बॉडीली हार्म में फिजिकल हार्म टू प्लेंटिफ, ये लिख लो, लिख लिया? हाँ जी, बैटरी यहां से कर लेना है, असल्ट मैंने जो लिखवाया उतना ही ये रीड कर लो, बॉडीली हार्म, willful act defendant calculated to cause physical harm to plaintiff, लिख लेना है इसको, बॉडीली हार्म को याद रख लेना है, एग्जाम्पल को रीड कर लेना है घर पे। थोड़ा बहुत मैं होमवर्क दूंगा भाई, इतना एक्सपेक्टेशन मत रखो कि सर एकदम होमवर्क नहीं देंगे, इस प्रकार का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। थोड़ा बहुत होमवर्क मैं दूंगा सो दैट तुमको समझ में इंटरप्रिटेशन स्किल्स, समझा तो रहा हूं मैं पूरा। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, इसका मतलब क्या होता है? फॉल्स झूठा केस में फंसाना। फॉल्स imprisonment consists in the imposition of a total restraint for some period, however short, upon the liability of liberty of another without sufficient lawful justification। किसी को जेल में घुसा देना, जितना 2 घंटे के लिए क्यों ना हो जाए, जितना ही छोटे टाइम के लिए कितना हो जाए, रिस्ट्रेंट फॉर सम पीरियड हाउएवर शॉर्ट, जितना भी छोटा हो जाए, ये है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में भी टॉर्ट में आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसके बाद विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन है ही नहीं,
फिर है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब पता है? हाँ बताओ ना, क्या मैलिशियस प्रोसिक्यूशन? हाँ मैलिशियस मतलब, मैलिशियस का मतलब समझाओ तुम मुझको पहले। अब हम लोग करेंगे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, बहुत ही ब्यूटीफुल वाला टॉपिक है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब सर, मैलिशियस मतलब रॉन्ग इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन से किसी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन करवा देना, प्रोसिक्यूशन करवा देना, इसको कहा जाता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब लीगल केस चलना, लीगल केस चलना। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं? देखो, ये है केस, ये है केस बी, ये है केस ए। दो बंदे थे, एक है राहुल, एक है अर्जुन, राहुल और अर्जुन। राहुल ने अर्जुन के ऊपर केस कर दिया कि राहुल का कुछ सामान अर्जुन ने चुराया, ठीक है। मैलिशियसली केस किया। मैलिशियसली केस का मतलब होता है फॉल्स केस किया, फॉल्स, FALSE, फॉल्स केस किया, फॉल्स केस किया, ठीक है, फॉल्स केस किया। अब जब ये केस हुआ ना, तब राहुल कौन था? प्लेंटिफ। ए कौन था? ए था डिफेंडेंट, ठीक है, एक था डिफेंडेंट, ठीक है। अब सुनो, केस ए में जो ऐसा हुआ ना, फिर जज में जब जज ने जब पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, क्या पता चला पता है? जज को पता चल चुका कि ये फॉल्स केस था, ठीक है, फॉल्स केस था, हो गया। ए जो था डिफेंडेंट था, ए छूट गया। ए कौन है बताओ ना? अजय, अर्जुन, कोई भी हो सकता है, अर्जुन, ठीक है। ये बच गया, ए बच गया। अब ए को दिमाग में बहुत गर्मा, मतलब दिमाग गर्म हो चुका था ए का, आतामाजी सटिकली हो गया था ए का। बोला कि साला मेरे को, सॉरी फॉर द वर्ड, मेरे को फॉल्स केस में फंसा दिया, मेरे को फॉल्स केस में फंसा दिया, मेरे को फॉल्स केस में फंसा दिया, मैं तेरे के ऊपर करूंगा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब आगे केस बी। केस बी में ए जो है बी के ऊपर केस करता है, किस प्रकार का केस? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस करता है। ए बोल रहा है कि मेरे को जो झूठे केस में तूने फंसाया था, मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, लीगल रेप्यूटेशन खराब हुआ है मेरा, तो इसका भरपाई तेरे को करना होगा, पैसे मॉनेटरी हिसाब से भरपाई करना होगा, समझे? यही है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कंसिस्ट इन द इंस्टिगेटिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, यूजुअली क्रिमिनल, अगेंस्ट अनदर, मैलिशियसली किसी को फंसाना, एंड विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, which terminate in favor of that other and which results in damage of his reputation, personal freedom and property। तो ये जो अदर है, अदर कौन है? डी, डिफेंडेंट। इसके फेवर में ही जजमेंट आया, फेवर में जजमेंट आया। जज को पता चला कि भैया ए जो है ना, ये तो निर्दोष है, इसके ऊपर फॉल्स केस कर दिया गया था, तो ए को जो जजमेंट आया, ए के फेवर में आया, ठीक है ना। देखो ना, फेवर ऑफ दैट अदर एंड विच इन रिजल्ट, तो डी को तो डैमेज तो हुआ ना, रेप्यूटेशन का डैमेज हुआ, पर्सनल फ्रीडम का डैमेज हुआ, प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता है। तो इस टाइम पे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन तुम इंस्टिगेट कर सकते हो उस इंसान के अगेंस्ट जिन्होंने तुम्हारे ऊपर, क्या बताओ ना, फॉल्स केस किया था, ठीक है। ए ने आर के ऊपर फॉल्स, आर ने ए के ऊपर फॉल्स केस किया था, इसलिए ए ने आर के ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर दिया। देखो, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होने के लिए ना कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत है। कौन से वो एलिमेंट्स है? नंबर 1, देयर मस्ट हैव बीन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट। कुछ ना कुछ प्रोसिक्यूशन तो हुआ होगा पहले, ठीक है। किसका प्रोसिक्यूशन हुआ था? प्लेंटिफ का। प्लेंटिफ कौन है इस केस में? ए है, इसका प्रोसिक्यूशन हुआ है पहले। देखो ना, ये पहले केस ए में प्रोसिक्यूशन उसका हुआ था, डिफेंडेंट बन के बैठा था वो ए, उसके अगेंस्ट जो है फॉल्स केस चल रहा था, ठीक है। भाई किसने लगवाया था केस? डिफेंडेंट ने लगवाया था। देयर मस्ट हैव बीन वांट ऑफ रीजनेबल प्रोबेबल कॉज फॉर दैट प्रोसिक्यूशन। उस प्रोसिक्यूशन के पीछे कुछ ना कुछ रीजनेबल कॉज रहा होगा, कुछ ना कुछ मोटिव रहा होगा आर का, मैलिशियसली क्राइम किया। द डिफेंडेंट मस्ट हैव एक्टेड मैलिशियसली। जो डिफेंडेंट है, मतलब अब जो केस में आर जो डिफेंडेंट है ना, इसके अगेंस्ट केस चल रहा है क्योंकि उसने मैलिशियसली कुछ एक्ट किया होगा, ठीक है। फिर द प्लेंटिफ मस्ट हैव सफर्ड डैमेज। ये जो प्लेंटिफ है अभी ए,
ए प्लेंटिफ है ना, इसको डैमेज हुआ होगा इसलिए ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कर रहा है। फिर द प्रोसिक्यूशन मस्ट हैव टर्मिनेटेड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। उससे पहले जो केस चल रहा था ना, उससे पहले जो केस चल रहा था वो प्लेंटिफ, ठीक है, उसके पहले जो केस चल रहा था ना, जो ए है, ए तो इस केस में प्लेंटिफ है ना, इस केस में ये प्लेंटिफ है, इसके फेवर में ही जजमेंट आया, तो ऑब्वियसली ए डिफेंडेंट था, जज को पता लग गया था फॉल्स केस है, तो ए के फेवर में आया था ना डिसीजन। तो ये बताने की कोशिश कर, द प्रोसिक्यूशन, जो प्रोसिक्यूशन चल रहा था पहले, मस्ट हैव टर्मिनेटेड इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। इस प्लेंटिफ के, प्लेंटिफ यहाँ पे प्लेंटिफ कौन है, प्लेंटिफ है ए, इसके फेवर में ही जजमेंट आया होगा, ठीक है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन समझ में आ चुका है। नेक्स्ट देखेंगे नर्वस शॉक। नर्वस शॉक का मतलब क्या होता है? नर्वस शॉक का मतलब होता है किसी को इस प्रकार से शॉक देना कि उसको नर्वस शॉक लग जाए। किसी को इस प्रकार से कान में अगर तुम कुछ बोलोगे भी ना तो उसको शॉक लग जाए, शॉक के कारण उसको डैमेज हो जाए। समझ में आ रहा है? नर्वस शॉक का मतलब क्या होता है? पर्सन में गेट फिजिकल इंजरी नॉट बाय एन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के कारण फिजिकल इंजरी नहीं हुआ है, उसको फिजिकल इंजरी हुआ है नर्वस शॉक की वजह से। तुम उसको इस प्रकार का इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हो उसके दिमाग में, झूठा इंफॉर्मेशन, जिसके कारण उसको नर्वस शॉक मिल चुका है। द ब्रांच ऑफ लॉ इज कंपैरेटिवली ऑफ recent origins. It provides relief when a person may get physical injury not by an impact. Example, by stick, bullet or sword. इससे हार्म नहीं हुआ बट merely by nervous shock. nervous shock की वजह से हार्म हुआ है, इससे भी ना हार्म होता है। समझे? नेक्स्ट है डिफेमेशन। एग्जाम्पल्स को रीड कर लेना है, समझ में आ जाएगा तुमको और क्लियरली। थोड़ा होमवर्क दूंगा मैं। डिफेमेशन, किसी को बदनाम करना, क्या डिफेमेशन में लिख दो, डिफेमेशन इज एन अटैक ऑन द रेप्यूटेशन ऑफ अ पर्सन। इतना तुमको याद करना है, बाकी बना के लिखना है। डिफेमेशन इज एन अटैक ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ ए पर्सन, किसी को डिफेम करना, किसी को बदनाम करना। समझ में आ चुका है। लास्ट में आता है नेग्लिजेंस। क्या बताओ? नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में क्या बताए? नेग्लिजेंस का मतलब ये होता है कि नेग्लिजेंस मतलब तुम नेग्लेक्ट थे, नेग्लेक्ट करने के वजह से किसी को हार्म हुआ है, ठीक है। नेग्लिजेंस मीन्स इनएडवर्टेंस और केयरलेसनेस। नेग्लिजेंस रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन माइट बी इनोसेंट, व्हेन अ पर्सन might be innocent, when a person might be innocent but has failed to act in reasonable manner. तुम innocent हो सकते हो लेकिन तुम negligent थे, neglect थे। negligence has become an independent thought, ठीक है। चलो ये हो चुका है, ये तुमको रीड कर लेना है एक बार। negligence, बस इतना तुमको रीड करना है। उसके बाद लास्ट में आएगा liability of corporate entity company in torts। corporate entity and कंपनी का क्या है बताओ ना। टॉर्ट्स में क्या है? सिंपल चीज है, देखो यहां पर ये होता है ना, क्वे फेसिट पर एलियम फेसिट पर से ये आएगा यहां पे, ठीक है। ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स थ्रू हिमसेल्फ। कॉर्पोरेट contribute significantly in the growth and economic activities of the country. The quantum of business companies are engaged in the collaboratively complex than the proprietor. Therefore, the companies are exposed to the risk under law of tort. However, the companies are not natural person. Therefore, liability has been fastened after considering the lifting of corporate veil in general. The companies are responsible for the wrong committed by the employees. The liabilities of the companies are fastened on the basis of principle in legal maxim coefficient parallel facet पर से। तो यहाँ पे तुमको ये बताने की कोशिश कर रहे थे, देखो कंपनी जो है ना, कॉर्पोरेट, वो लीगल पर्सन तो है लेकिन एक्चुअली में तुम्हारा आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट? बताओ ना, आर्टिफिशियल पर्सन तो है लेकिन नेचुरल पर्सन तो नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन नेचुरल पर्सन तो नहीं है। तो अगर कंपनी के एम्प्लॉय गलती किया तो कंपनी को कैसे पकड़ेंगे? कॉर्पोरेट वेल उठा देंगे, कॉर्पोरेट वेल उठा देंगे, कॉर्पोरेट वेल उठा देंगे, और जो भी डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स, जो कुछ भी लायबल होगा ना, उनको पकड़ेंगे हम लोग। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज ने गलती किया तो डायरेक्टर को पकड़ेंगे। समझ में आ रहा है? कॉर्पोरेट वेल उठा के, इसको रीड करना है एक बार। उसके बाद देखो सीधा यहाँ पे आना है, रेमेडीज इन टॉर्ट्स। एक है जुडिशियल रेमेडी, दूसरा है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी मतलब डैमेजेस की वजह से तुम क्लेम कर सकते हो, इंजंक्शन क्लेम कर सकते हो, स्पेसिफिक रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हो। देखो जुडिशियल रेमेडी का मतलब डैमेजेस, व्हेन अ प्लेंटिफ राइट इज वायोलेटेड बाय द डिफेंडेंट द कोर्ट विल ग्रांट द प्लेंटिफ डैमेजेस। ठीक है, जो भी डैमेज हुआ वो तुमको ग्रांट कर दिया जाएगा, तुमको उसका डैमेज का कंपेंसेशन दिया जाएगा बाय कोर्ट। इंजंक्शन,
is an order of the court redirecting, commission, omission or amendment of the act it orders a person to do an act, to not do an act or correct his wrongful act. इसका मतलब ये है इंजंक्शन ऑर्डर जो है ना वो तुम्हारे गलती को सुधारने का मौका मिलता है. प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस कर दिया. प्लेंटिफ कह रहा है कि मेरा जो ये घर है ये मैंने रेंट पे चरवाया था 1 साल के लिए. अब जो डिफेंडेंट है ये घर में बैठा है लगभग 3 साल तक, ठीक है, तो इसको हटाना है. तो क्या करेगा जज? इंजंक्शन पास कर देगा, डिफेंडेंट को बोलेगा यू हैव टू एक्ट नाउ, करेक्ट करो, तुम्हारे गलती को तुम सुधारो, रॉन्गफुल एक्ट को तुम करेक्ट करो, तुम छोड़ो इसके घर को. समझे? स्पेसिफिक रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ये भी वही है. दिस इज अ काइंड ऑफ जुडिशियल रेमेडी इन विच अ कोर्ट में डायरेक्ट फॉर द केस ऑफ एनी ब्रीच ऑफ राइट. किसी का राइट ब्रीच हो रहा है तो वो अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू द रिस्टिट्यूशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी व्हेन इट हैज बीन अनफेयरली टेकन अवे फ्रॉम हिम. तो ये सेम एग्जांपल तुम लगा सकते हो कि तुम्हारा एक प्रॉपर्टी था, ठीक है, तुमने इस प्रॉपर्टी को तुम्हारे चचेरे भाई को देकर गए, बोले कि तुम 1 साल के लिए यूएस जा रहे हो तो चचेरे भाई को संभालने के लिए दिए. चचेरे भाई ने प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया, ठीक है, रॉन्गफुली. तो उस प्रॉपर्टी को तुमको वापस दिया जाएगा अंडर द रेमेडी ऑफ टॉर्ट. ठीक है, प्रॉपर्टी हो सकता है, बाइक भी हो सकता है भाई मेरे. तुम बाइक यूएस जा रहे हो, अपना बाइक क्या करोगे, घर में बैठे बैठे खराब हो जाएगा, तुमने अपने चचेरे भाई को दिया और वो नहीं दे रहा है वापस बाइक, तो तुम केस कर सकते हो. ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज का मतलब होता है जो तुम कोर्ट में ना जाके तुम अपने आप कर सकते हो. पहला है सेल्फ डिफेंस. कोई तुमको धक्का मारा है, तुम अपने आप को बचाओ, सेल्फ डिफेंस करो. प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास प्रिवेंट करने के लिए तुम जो भी कर सकते हो वो करो. ठीक है. ए यूजेस फेंस टू अवॉइड पीपल फ्रॉम एंटरिंग इट्स पर्सनल गार्डन. ठीक है, तुम्हारा पर्सनल गार्डन में लोग घुस जाता है, तुमने लगा दिया फेंस, तो तुम क्या कर रहे हो? प्रिवेंट कर रहे हो ट्रेसपासिंग को. ठीक है, अब कोई बाहर वाला आदमी नहीं बोल सकता तुमने फेंस क्यों लगाया तुम्हारे गार्डन में. अरे भाई मेरा मर्जी, मेरा गार्डन. ठीक है, प्रिवेंट कर रहा हूं मैं ट्रेसपासिंग को. एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है. री एंट्री ऑन लैंड. अ पर्सन रॉन्गफुली डिस्पोज्ड ऑफ लैंड. तुम्हारा लैंड किसी ने रॉन्गफुली ले लिया तो तुम उसको फिर से ले सकते हो, री एंटर कर सकते हो तुम अपने आप को इस लैंड में. ठीक है, सिर्फ प्रोवाइडेड दैट धक्का मुक्की नहीं करना है. एक्स ट्रेसपासेस इनटू बीज प्रॉपर्टी हिज होम. बी हैज द राइट टू यूज रीजनेबल फोर्स टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी एंड री एंटर हिमसेल्फ. तुम्हारे घर में तुम सुबह घर में ताला मार के गए बाहर, फिर काम करने गए थे, काम करने के बाद आके देख रहे हो कि कोई बंदा यहाँ पे पी के पड़ा है तुम्हारे घर पे. ठीक है, अल्कोहलिक बंदा आके पड़ा है तुम्हारे घर पे. तुम रीजनेबल फोर्स लगा सकते हो, उसको उठा के निकाल सकते हो, लेकिन मार नहीं देना. ठीक है ना, पीटम पिटाई नहीं करना है, बस वही. रिकैप्शन ऑफ गुड. रिकैप्शन ऑफ गुड मतलब तुम्हारा गाय भैंस जो है ना किसी ने ले लिया, तो तुम वापस जाके उनसे तुम्हारा गाय भैंस जो है वो छुड़वा के लेकर आ सकते हो, प्रोवाइडेड दैट रीजनेबल फोर्स यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं. ठीक है, किसी ने अगर रॉन्गफुली डिटेन कर रखा है तुम्हारे कैटल वगैरह को. ठीक है, ओके. अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस. अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस का मतलब क्या होता है बताओ. देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, X and Y are neighbors. Branches of a tree growing in X gardens enters B's personal pathway. ठीक है, ये है B का घर, ये है A का घर. ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है. अब A के घर में गार्डन था, गार्डन इतना बड़ा था कि B के जो घर का बाउंड्री उसके पार करके उधर जा रहा है उसका पेड़. तो बी रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हैं वो गार्डन को, जितना पेड़ तुम्हारे साइड में आया उसको काट डालने के लिए. ठीक है, जितना आया उतना ही, इससे ज्यादा नहीं. तो देखो, एक्स एंड वाई आर नेबर्स. ब्रांचेस ऑफ ट्री ग्रोइंग इन एक्स गार्डन एंटर्स बीस पर्सनल पाथवे फ्रॉम ओवर द वॉल. आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस एक्स टू एक्स वाई कट्स द ब्रांचेस एज दे वेर कॉजिंग हिम न्यूसेंस. ठीक है, तो न्यूसेंस को अबेट करने, न्यूसेंस को हटाने के लिए तुम कर सकते हो. ठीक है, अननेसेसरी डैमेज नहीं करना है, नोटिस दे देना है और अननेसेसरी डैमेज नहीं करना है. ठीक है, और लीस्ट मिसचिफ मेथड यूज करना है. ऐसा नहीं कि पूरा पेड़ को काट दिया तुम, लीस्ट मिसचिफ मेथड यूज करो. नोटिस दो, पहले नोटिस दो, फिर लीस्ट मिसचिफ मेथड यूज करो और अवॉइड करो अननेसेसरी डैमेज को. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है. डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट. देखो इसका मतलब क्या होता है मैं तुमको समझाता हूं. तुम्हारे घर में बहुत बड़ा गार्डन तुमने लगवाया.
ठीक है, ये देखो गार्डन वार्डन का ही होने वाला एग्जांपल्स, क्योंकि ये एक सिविल रॉन्ग है, तो सिविल रॉन्ग में सिविल मैटर में टॉर्ट में यही होता है, गार्डन वार्डन का ही होता है। किसी ने तुम्हारे घर के अंदर आ गया, तो किसी ने तुम्हारे फ्लावर्स को तोड़ दिया, तो एक बंदे का जो गाय बकरी भैंस था ना, उसने छोड़ दिया तुम्हारे गार्डन पे और पूरा गार्डन का सब कुछ खा लिया, और तुमने शाम को घर में आके देखते हो गार्डन जो है पूरा सफेद, पूरा सफाट हो गया, पूरा एकदम क्लीन हो गया, गार्डन में कुछ नहीं बचा। तो तुम जो वहां पे देख रहे थे ना गाय भैंस वहां पे जो खा रहे थे तुम्हारे पौधे को, उसने तुम डिटेन कर लिया, उसको तुमने डिटेन कर लिया, उसने तुमको नहीं जाने दे रहे हो, तुम उसको रख लिया। तो ये कर सकते हो तुम। C's cattle wrongfully moved to D's property and spoil his crops. D is entitled to take possession of the cattle until he is compensated. जब तक कि ना तुमको कंपेंसेशन मिले, तुमको पोजीशन ले लिया तुमने कैटल का। समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये रहेगा। ये मतलब क्या, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी मतलब कोर्ट के बाहर तुम क्या कर सकते हो, कोर्ट का मदद बिना लिए तुम क्या कर सकते हो, वो भी सारे यहाँ पे बता के रखे उन लोगों ने। क्या ये समझ में आ रहा है? इसी के साथ ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। कोई डाउट है तो जरूर डाउट पूछ लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला नया चैप्टर देखेंगे, बहुत ब्यूटीफुली, बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे सिलेबस, बहुत सारे टेस्ट भी लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो।